नमस्कार दोस्तों, लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के बीच सीटेट 2022 जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है, 9 जनवरी 2022 को जो शिफ्ट हुआ था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोगों के बीच लाए हैं, जो कि हमारा 20 क्वेश्चंस इसमें है। तो आप लोग अपना चेक कर सकते हैं कि अगर आपका 9 जनवरी को एग्ज़ाम होता तो आप कितना स्कोर करते, अगर ये सारे प्रश्न आपके सामने आते तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की वाइगोत्स्की डैश डैश और डैश पर केंद्रित है। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है जो उन्होंने दिया है वो किस किस चीज़ पर केंद्रित है? तो मैं आपको बता दूं, ये 3 चीज़ों पर है। SCL यानी S फॉर सोशल, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, यानी सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, दूसरे क्वेश्चन पर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क, बात की जा रही है अमूर्त तर्क की, तो अमूर्त तर्क जो है बच्चा 11 से 14 साल में विकसित कर लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी किस शिक्षण पद्धति में व्यवहारिक रूप से कार्य करता है? बात की जा रही है यहाँ पर व्यवहारिक रूप से, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यवहारिक विधि। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं हैं? बात की जा रही है यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की। देखिए, कुछ चीज़ें होते हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत होती है प्रगतिशील शिक्षा की। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा जीवन पर्यंत अधिगम एवं सामाजिक कौशल पर जोर देना। जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप सही कर लेंगे, ये ए हो जाएगा। बी सी गलत हो गया, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। ऑप्शंस को देखिए, अगर आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। निर्देश केवल निर्धारित, देखिए जो नेगेटिव वर्ड है उसको छांटना है। इसमें कह रहा है निर्धारित पाठ्य पुस्तक, ये यहाँ पर नेगेटिव वर्ड आ गया। उसके बाद कहता है उन विषयों को लचीला करना जो छात्र सीखना चाहते हैं। तो बस सिर्फ अब बहुत सारे बच्चे हैं तो सब सब्जेक्ट को हम जो है लचीला नहीं कर सकते ना। उसके बाद कहता है परीक्षाओं के अच्छे अंक लाने पर जोर देना। देखिए ये फिर से एक निगेटिव टैग वर्ड आ गया, यानी 3 निगेटिव हमें दिख गया। उसके बाद कहता है जीवन पर्यंत अधिगम एवं सामाजिक कौशल पर, यानी जो उसका अधिगम जो है वो तो आपको पता ही है कि जो वोम टू टॉम चलती है, यानी गर्भ से लेकर के और कब्र तक चलती है। तो यानी ऐसा शिक्षा देना चाहिए, ऐसा शिक्षा उसको मिलना चाहिए जो उसके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पर। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? अब देखिए ये सारे जो कुछ टर्म्स है, डिसलेक्सिया हो, डिस्ग्राफिया हो, डिस्मॉर्फिया हो, डिस्फेजिया हो, ठीक है, ये सारे चीज़, डिसकैलकुलिया हो, ये सारे चीज़ आप लोग एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि अब डायरेक्टली प्रश्न नहीं आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पठन वैकल्य है, यानी रीडिंग में जो दिक्कतें आ रही बताइए और 4-5 ऑप्शंस दे दिए। अब उसमें से नहीं, आपको घुमा के पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो बात की जा रही है डिसलेक्सिया से, यानी पठन वैकल्य की। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण से। कैसे? तो उसके पढ़ने लिखने के कौशल के विश्लेषण से, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी ऑप्शंस इसमें सही नहीं है। अब ऑप्शन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सरल कीजिए x 166 + 30 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। चलते हैं आज के 7वें क्वेश्चन पे। आज का 7वां क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए। ऑप्शंस को देखिए, महत्वाकांक्षी, सुसंगत, गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ना और उपरोक्त सभी। जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। गणित का जो पाठ्यक्रम है वो तीनों होने चाहिए, महत्वाकांक्षी भी होनी चाहिए, सुसंगत भी होना चाहिए, गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को भी उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो सही हमारा जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद कहता है वेन हिले के सिद्धांत द्वारा डैश सोच का वर्णन किया गया है। आपको पता है वेन हिले ने ज्यामितीय जो ज्योमेट्रिकल थ्योरी दी है, तो सही आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है वो मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग एरर है, ठीक है। तो सही आंसर हमारा ज्यामिति हो जाएगा। चलते हैं 9वें क्वेश्चन पर। आज का 9वां क्वेश्चन है, पठन कौशल को सफल बनाने से संबंधित नहीं है। पठन कौशल को सफल बनाने से संबंधित नहीं है। अब क्या नहीं है जो पठन कौशल को
सफल नहीं बनाएगा। डिकोडिंग है, वाक्य निर्माण और सामंजस्य है, समझ के साथ पठन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप जब किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अपने हिसाब से डिकोड भी करते हैं। वाक्य निर्माण पे भी ध्यान दिया जाता है, और समझ, अगर आप समझेंगे नहीं, समझ के साथ पठन नहीं करेंगे, फिर तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे उसमें। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन 10 को देखते हैं। एक बच्चा देखने में स्वस्थ है किंतु अपनी दिनचर्या के सामान्य कार्यों में भी मदद की आवश्यकता होती है, वह किस विकार से ग्रसित हो सकता है? अब देखिए, डिसलेक्सिया है, ये ऑप्शंस आप लोग सही कर लेंगे, ये ऑप्शंस थोड़े से टाइपिंग एरर हो गए हैं शायद से इसमें। डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया और डिस्प्रेक्सिया है। सही आंसर हमारा डिस्प्रेक्सिया होगा। ठीक है, कैलकुलिया हमारा मैथ से संबंधित हो जाता है, ग्राफिया यानी लिखने से, और डिसलेक्सिया यानी हमारा बोलने से। ठीक है, तो सही आंसर हमारा डिस्प्रेक्सिया हो जाएगा। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य के एक गांव के नाम पर पारंपरिक कला रूप है? जो मधुबनी पेंटिंग की बात की जा रही है, किसकी? मधुबनी पेंटिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। जो सही आंसर होगा हमारा होगा बिहार। बिहार में मधुबनी एक जिला है जहाँ से एक पेंटिंग फेमस है जिसका नाम है मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कथक नृत्य की उत्पत्ति हुई है? बात की जा रही है कथक नृत्य की। जो कथक है वो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगर आपके ऑप्शंस में नॉर्थ इंडिया रहे तो आप नॉर्थ इंडिया भी लगा सकते हैं। अगर कथकली है तो वो हमारा केरला का है। कथकली जो है वो केरला का है। ठीक है, चलते हैं आज के 13वें क्वेश्चन को देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है, कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य की जनजातियों से संबंधित है? बात की जा रही है कालबेलिया। कालबेलिया जो है वो सांप पालते थे, आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर है। और ये राजस्थान की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है दोस्तों? तो ये जनजाति जो है वो राजस्थान की जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के, ऊपर से पूंछ तक नीले रंग के कई रंग। यानी ये बेसिकली आपका एनसीईआरटी में एक चैप्टर है जो मोर पर दिया गया है। तो सही आंसर जो है हमारा यहाँ से मोर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज के 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? अब लैंग्वेज से पूछा गया है। जो स्टेट मिजोरम है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो आपको बताना है सही आंसर। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मिजोरम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मिजो। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। अब आपको बताना है कि इसमें किसके अतिरिक्त जो है उसको बुलाने का उद्देश्य है। ठीक है, तो सही आंसर क्या क्या है इसका? अब जैसे कहता है, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे, ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर जो होगा ये होगा, शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। ठीक है, यहाँ इसके अतिरिक्त नहीं होगा, मतलब उससे क्या हेल्प मिलेगी ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। अगर आप जो लोकल जो कारीगर है उनको आप बुलाएंगे तो वो क्या करेगा कि लोकल भाषा में बच्चों को समझाएगा, जिससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सही आंसर हमारा है शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। ठीक है, चलिए आज के 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। ईवीएस पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न में से किस आधार पर बनाई गई है? आप लोग सब जानते हैं कि ईवीएस में 6 थीम्स हैं, यानी ईवीएस जो हमारा वो बेस्ड है किस पर? थीम पर। ईवीएस जो हमारा थीम पर बना हुआ, कितने थीम हैं? तो 6 थीम हैं। आप लोग इस सारे थीम का नाम जो है कमेंट करके एक बार बताइए, इससे आपका रिवीजन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के लिए उसकी ईवीएस कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकता है? अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि यानी शिक्षक के लिए क्या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऑप्शंस को देखिए, स्कूल की भौगोलिक स्थिति, जी नहीं। बात की जा रही है कहाँ की? तो ईवीएस कक्षा की यानी क्लास की बात की जा रही है। ठीक है, मेट्रो शहर के बड़े स्कूल, बिल्कुल नहीं। छात्रों के विभिन्न समूहों को संबोधित करना, यही यानी जो भिन्नता है, अलग अलग जगहों से बच्चे आएंगे, अलग अलग कल्चर से बच्चे आएंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आएंगे, तो उन सबको फेस कर पाना एक टीचर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है शायद से टीचर के पास उस लैंग्वेज का
ज्ञान ना हो या उस लैंग्वेज के बारे में जानकारी ना हो जिस बैकग्राउंड से वो बच्चा आता है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी एक समस्यापूर्ण हो सकती है, चुनौतीपूर्ण हो सकती है। चलते हैं 19वें पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। दिल्ली की स्थिति के संबंध में गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है और पटना जो बिहार की राजधानी है, क्रमशः किन दिशाओं में स्थित है। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा मैप वाला है, तो ये आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहाँ से किसके संबंध में पूछा जा रहा है, तो ये दिल्ली यानी जो हमारा ऐसा कुछ इंडिया है, नीचे से कुछ वैसा है, ये हमारा गुजरात हो गया, दिल्ली यहाँ कहीं पे है। ठीक है, और गुजरात के गांधीनगर की बात की जा रही है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये मानते हैं हम गुजरात की गांधीनगर कहीं पे है, और यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना है। अब पूछ रहा है दिल्ली के सापेक्ष, तो आप क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष पूछे एक प्लस ड्रॉ कीजिए, उसमें एरो लगाइए, लगा दिए, यहाँ लिखिए नॉर्थ, यहाँ लिखिए साउथ, यहाँ लिखिए ईस्ट, यहाँ लिखिए वेस्ट। अब क्या करना है, अब इतना अगर आप कर ले रहे हैं तो आप इजीली यहाँ से इसका जो है डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हमारा सबसे पहले था गांधीनगर, तो यहाँ से गांधीनगर को एरो मिलाइए, दूसरा था पटना, पटना को एरो मिलाइए। अब देखिए ये हमारा कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और ये साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग ये जो भी मैप वाला क्वेश्चन है इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप मेरा वीडियो बना हुआ है, आप उसको जाके देखिए, आप समझ जाइएगा। ठीक, देखिए एक और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। ठीक है, अब पूछा जा रहा है अरब सागर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हमने अपने वीडियो जो हमारा मैप पे बना हुआ है उसमें भी बताया है, जो हमारा ये इंडिया है, ठीक है, कुछ इस टाइप से इंडिया है। इधर हमारा अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशन है, यानी ए बी ट्रिक था, ए आई बी। अब इधर के लिए भी मैंने एक ट्रिक बताया था, आप उसमें ध्यान से देखेंगे। बात की जा रही है अरब सागर की, तो इस साइड से कौन कौन से स्टेट हैं, सबसे पहले केरला था, फिर कर्नाटका था यहाँ पे, फिर गोवा यहाँ पे, महाराष्ट्र, ऊपर गुजरात। ठीक है, ठीक इस साइड आते हैं। अगर हम बे ऑफ बंगाल के साइड आते हैं तो इधर का एक ट्रिक था, तमिल आओ बंगाल, तमिलनाडु, आज से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यहाँ पश्चिम बंगाल। ठीक है, आप वीडियो जाके डिटेल जानकारी के लिए आप जाके वीडियो देखिए, हमारे चैनल में बना हुआ है, पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं कहाँ की, तो क्वेश्चन में है अरब सागर की बात की जा रही है, यानी इस साइड का। तो पहले ऑप्शंस देखेंगे, केरला है, नहीं है, कर्नाटका है, बिल्कुल है, तो यानी हमारा सही आंसर कर्नाटका हो जाएगा। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी करते हैं तो ठीक है, आंध्र प्रदेश अभी मैंने बताया वो बंगाल की खाड़ी साइड में है, नहीं होगा। पौंडीचेरी भी यहीं पे है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पश्चिम बंगाल भी नहीं होगा, सही आंसर हमारा कर्नाटक हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैप वाले क्वेश्चंस जो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप कमेंट करके जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे इसमें अगर आप सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो उसको आप फिर से देखिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि 9 तारीख को पूछे गए थे। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द ही, 10 तारीख का जो क्वेश्चन हुआ, एग्जाम हुआ, उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।